नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एक खास शख्सियत जिनका नाम है सोनाक्षी वशिष्ठ। सोनाक्षी वशिष्ठ वैसे तो राजस्थान के कोटपुतली की रहने वाली हैं, लेकिन एक अनूठा कार्यक्रम ये जयपुर में लगातार आयोजित कर रही हैं। सिंदूर के नाम से ये कार्यक्रम करती हैं। वैसे ये जो सिंदूर खेलने की परंपरा है वो बंगाल में तय की जाती है अधिकतर, जब नवरात्र के अंतिम दिन, जहां तक अगर मैं सही हूं तो बाकी मैं मैडम से कनेक्ट करूंगा, उस दिन लोग जो महिलाएं होती हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर से खेलती भी हैं। ये एक वहां का रीति रिवाज भी है और इसका संबंध सीधा नवरात्र से और देवी माँ से भी है। सोनाक्षी वशिष्ठ ने ये कैसे शुरू किया और राजस्थान में इनको कैसे रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि एकदम नया था। अभी तो वैसे भी सिंदूर को लेकर चर्चा ज्यादा है, क्योंकि जो पाकिस्तान को भारत ने जवाब दिया वो भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ही दिया था। आपने अपने फाउंडेशन का नाम ही शक्ति रखा, इसका क्या कारण है? महिला मतलब शक्ति, नारी शक्ति गोज वेरी वेल। शुरुआत में तो आपको बड़ी मुसीबत भी आई होगी, लोग आते नहीं? शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल थी, बट मेरे हिसाब से जो मेजर अट्रैक्शन था वो ये था कि इट इज फॉर एवरी काइंड ऑफ फीमेल एंड सेकंड द साड़ी, मतलब व्हाइट एंड रेड साड़ी कंपल्सरी है। शुरुआत में हमेशा लोगों को बोलना पड़ता था कि आए। अब हमारे पास ऑटोमेटिक ये होता है कि लोग खुद चाहते हैं कि हम इस कार्यक्रम का कैसे भी हिस्सा बने। आज के दिन में महिलाओं को जो तवज्जो मिलनी चाहिए या जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है? शायद जैसे समाज में बहुत सिंपल ये कहा जाता था ना कि विमेन एम्पावरमेंट पे काम करें, महिलाओं को सशक्त करें, हमने वो सब किया, बट हमने समाज को ओवरऑल सशक्त नहीं कर पाए कि वो इनको एक्सेप्ट करे। छोटी थी लेकिन थोड़ी बदमाशी करी, पिटाई हुई थी। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं सोनाक्षी जी, और शुरुआत यहीं से करूंगा कि आप राजस्थान की रहने वाली थी। ये शक्ति फाउंडेशन बना के इस कार्यक्रम को करने का आइडिया कैसे आया? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी विवेक जी आपको और हंटर न्यूज को मुझे यहाँ बुलाने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। शक्ति फाउंडेशन महिलाओं के लिए काफी समय से काम करती आ रही है और कल्चरल इवेंट्स में भी हम काफी प्रोत्साहित रहते हैं, महिलाओं को भी करते हैं। सिंदूर खेलने की शुरुआत हुई थी जहां से एक बार मैं किसी एक मीडिया हाउस में ही बैठी हुई थी और वहां पे मुझे पता चला था कि ये बंगाल में ऐसा इवेंट होता है और इसका मेन जो जिसे कहते हैं ना कि इंग्रेडिएंट था कि ये महिलाओं के लिए है, जो हर तरह की महिलाएं हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं या पढ़ती हैं या तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं। तो हमें लगा कि ये एक ऐसी चीज होगी जो समाज में ना एक इक्वालिटी अमंग्स फीमेल्स भी लेकर आएगी। तो हमने ये शुरुआत इसीलिए की कि यहाँ पे सिर्फ बंगाली समाज करता है अपने जयपुर में, अदरवाइज आप देखेंगे ज्यादा में ज्यादा डांडिया गरबा होता है। तो हमें लगा कुछ नया लेकर आते हैं, हमारी महिलाओं को एक नए परंपरा से भी उनका जुड़ाव होना चाहिए और हर जना कलकत्ता तो जा नहीं सकता है, तो हमें लगा मिनी कैलकाटा हम यहाँ पे कुछ समय के लिए बना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कल्चर हमने लिया तो है, जैसे गरबा राजस्थान का नहीं है लेकिन हमने गुजरात से अडॉप्ट किया, दुर्गा पूजा बंगाल से अडॉप्ट की, लेकिन ये भी सोनाक्षी जी शायद आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन गरबा का जो स्वरूप था वो बदल गया, ऐसा मुझे लगता है। शायद आपको लगता है या नहीं, वो आपके जवाब में बताइएगा। तो ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट और निसंदेह जो सिंदूर है वो हमारी संस्कृति के साथ और एक भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। तो शुरुआत में तो आपको बड़ी मुसीबत भी आई होगी, लोग आते नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं करते होंगे? बहुत, हाँ, मतलब शुरुआत में मुसीबत मैं नहीं कहूंगी, महिलाएं शायद बहुत जल्दी अडेप्ट करती है चीजों को। जो मुझे समझ में आया जब हमने पहली बार ये आइडिया थ्रो किया था कि ऐसा हम कुछ करने वाले हैं, तो हम सब तो सारे ही नॉन बंगालीज हैं, मतलब ग्रुप में दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के। तो उन्होंने सबने ये कहा कि इसमें अपन करेंगे कैसे, क्योंकि लोग आना क्यों चाहेंगे। तो हमें लगा कि इसको एक तो कौन से दिन करें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। सिंदूर खेला वैसे होता है दशहरे वाले दिन, दशमी के दिन सुबह के समय होता है,
पर जहां तक कि हम जानते हैं राजस्थान में तो रावण दहन भी होता है, वो शाम के समय होता है, तो सुबह का टाइम सेट नहीं होता है कि महिलाएं कैसे आएंगी। तो हमें लगा कि हम एक दिन पहले नवमी की शाम को हम ये प्रोग्राम करें, हमारी महिलाओं के लिए जो काम भी करती है वो फ्री होकर यहाँ पर आ सके और हमारे साथ खेल सके। शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल थी, बट मेरे हिसाब से जो मेजर अट्रैक्शन था वो ये था कि इट इज फॉर एवरी काइंड ऑफ फीमेल। एंड सेकंड द साड़ी, व्हाइट एंड रेड साड़ी, क्योंकि वो आपको यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिलती है, तो वो शायद मुझे लगता है फीमेल्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की थी। मतलब व्हाइट एंड रेड साड़ी कंपलसरी है? कंपलसरी मतलब हम ये मानते हैं, हम तो खैर कोलकाता से मंगवाते भी हैं पारंपरिक, जहां से कुछ दुकानें हमारी, वहां से हमने फिक्स भी कर रखा है। और महिलाएं एक्चुअली बहुत आगे बढ़ के इसके लिए मतलब हर तरह से सहयोग करती है कि हमें मंगवानी है, किस तरह से होगा, पूरी प्लानिंग करती है। अब 7 साल हो चुके हैं, दिस इज आवर 7th एडिशन दिस टाइम। ओके, 7वां एडिशन है इस बार। हाँ जी। फिर जैसे फर्स्ट आपने किया, फर्स्ट से 7th की जर्नी, शुरुआत में तो जहां तक मुझे लगता है कि लोग कम आए होंगे, लेकिन अब क्या फील करती हैं? अब तो मतलब मुझे अच्छा लगता है। अभी हमारे पास, अभी भी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे पता है मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, हमारी टीम के पास इंस्टाग्राम, जैसे कि आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, थोड़ा सा वहां से आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हमारी टीम के पास में डेली यही मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें ये अटेंड करना है। तो हम भी खैर ये मानते हैं कि वो सिर्फ ये अटेंड नहीं करे, ओवरऑल हमारे फाउंडेशन के साथ में जुड़े। हमारा पर्पस भी यही होता है कि हमें सिर्फ ये प्रोग्राम के लिए नहीं रहना है, हमें पूरी फाउंडेशन के साथ ही जुड़ना है। तो हमें अच्छा लगता है। शुरुआत में हमें शायद लोगों को बोलना पड़ता था कि आए, अब हमारे पास ऑटोमेटिक ये होता है कि लोग खुद चाहते हैं कि हम इस कार्यक्रम का कैसे भी हिस्सा बने। आपने अपने फाउंडेशन का नाम ही शक्ति रखा, इसका क्या कारण है? शक्ति रखने का क्या रीजन था? शक्ति रखने का रीजन विवेक जी बहुत सिंपल है। महिला मतलब शक्ति, नारी शक्ति गोज वेरी वेल। उनमें अपने आप ही शक्ति होती है। जैसे हम जानते हैं कि उनमें सहनशीलता बहुत होती है, हर तरह से वो कोई भी मुसीबत आती है उसका डटकर सामना करती हैं, और किसी भी हाल में वो कमजोर नहीं होती हैं। अगर अपन फिजिकल कमजोर सोचे तो वो भी नहीं होती हैं, क्योंकि अगर आज बच्चों को जन्म देने की बात है तो वो महिला ही कर पाती है, एंड इट इज नॉट ए इजी टास्क ऑल्सो, बहुत मुश्किल है। तो शक्ति हमारी महिला फाउंडेशन के साथ में एकदम एप्ट जाता है। तो मुझे लगा ये कनेक्ट करेगा और महिलाओं को लगेगा कि ये हमारे लिए ही, हमारा ही पर्यायवाची है। इस तरह से हमने शुरुआत की है। बिल्कुल, देखिए शक्ति माँ जगदम्बा का स्वरूप कहा जाता है, और जिस तरह से ब्रह्मा को कहा जाता है कि सृष्टि के रचयिता हैं, तो अगर सृष्टि में आज की तारीख में जो जन्म देने वाली है वो माँ ही है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन आपने ही ये बात कही, और ये बात आपने कही क्या, ये कई जगह आती भी है कि महिलाएं कमजोर हैं, और क्या आपको लगता है कि आज के दिन में महिलाओं को जो तवज्जो मिलनी चाहिए या जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है? अगर मैं मान सम्मान की बात करूं तो वो डेफिनेटली नहीं मिल पा रहा है। मतलब ये बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम भी आए दिन देख रहे होते हैं। शायद जैसे समाज में बहुत सिंपल ये कहा जाता था ना कि विमेन एम्पावरमेंट पे काम करे, महिलाओं को सशक्त करे, हमने वो सब किया, बट हमने समाज को ओवरऑल सशक्त नहीं कर पाए कि वो इनको एक्सेप्ट करे। जो मुझे लगता है आज भी पुरुषों के लिए ये शायद एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि महिलाएं उनके बराबर या उनसे आगे भी हो सकती है। जो मैं नहीं, मेरे हिसाब से बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये फेस करती होंगी अपने घर में भी, वर्क प्लेसेस पे भी, ओवरऑल सोसाइटी में भी, कि वो एक्सेप्टेंस आज भी नहीं है, और पुरुषों के द्वारा ही नहीं है। मतलब महिला फिर भी महिला को शायद सपोर्ट कर देती है, बट पुरुष तो वो समाज ही हमारा ऐसा नहीं बन पा रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि फीमेल्स अपने हिसाब से जी सके, अपनी शर्तों पे जी सके। वो उसके लिए कहीं ना कहीं बाउंडेशंस खड़ी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक्सेप्टेंस पुरुषों में आनी चाहिए, समाज में आनी चाहिए, कि महिलाएं भी उन्हीं के बराबर है और शायद उनसे भी आगे। ये डर है शायद पुरुषों को, मुझे ऐसा लगता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब रीजन क्या मानते हैं? दो चीजें हैं। जैसे कॉन्फ्लिक्ट ये है कि एक पक्ष ये कहता है कि महिलाओं को, मैं नहीं कह रहा हूँ, पहले मैं कह रहा हूँ, ये एक पक्ष कहता है कि महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए और उनके लिए ठीक है। इसको कैसे देखती हैं?
ये तो बहुत सीधी सी बात है ना, आप उनको बाहर आने ही नहीं देना चाहते, आप चाहते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये डर है कि वो अगर बाहर आएंगी तो उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपको कहीं ना कहीं पीछे ही छोड़ देंगी। इसी वजह से ये रेस्ट्रिक्शंस जो बनाए जाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो, महिला ऐसे रहनी चाहिए, ऐसे कपड़े पहननी चाहिए, इस तरह से उसको बात करनी चाहिए, इतने बजे रहना चाहिए। मुझे आज भी नहीं समझ में आता कि ये कौन है जो हमें ये बता रहे हैं। आप और मैं बराबर हैं, चाहे एक पुरुष है एक महिला है, वो बराबर है जी। हम पुरुषों को नहीं बताने जा रहे हैं तुम क्या करो, तो पुरुषों को भी नहीं बताना चाहिए महिलाएं क्या करें। वो सुपीरियर कैसे मानते हैं अपने आप को, मैं ये कभी जानना चाहती हूँ। और वो राइट एंड रॉन्ग कैसे मानते हैं ये भी मुझे नहीं समझ में आता, कि उनको क्या पता कि उनको पर्दे में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। दैट इज देयर चॉइस, एब्सोल्युटली देयर चॉइस। वो रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है, वो डिसाइड कर लेंगी। उनके साथ अच्छा बुरा वो खुद डिसाइड कर सकती है। वो भी आप ही के जितना खाती है, आप ही के जितना बाहर जाती है, उनमें भी उतनी अक्ल भगवान ने दी है। पुरुषों के पास में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, महिलाओं के पास में भी बराबर है, तो वो अपना अच्छा बुरा सोच सकती है। पर पुरुषों का ये जो डर है वो बार बार आपको दिखता होगा, आजकल सोशल मीडिया पे भी निकल कर आता है आई थिंक, और वो उनका डर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो किसी भी हाल में नहीं चाहते कि महिलाएं आगे चली जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनमें वो कैलिबर नहीं है, एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। इससे जो समाज में जो एक खाई पैदा हो रही है, उसको कैसे देख रही है, और इसका सॉल्यूशन क्या है कि केवल ये आजादी दे दी जाए, वो कहाँ तक ठीक है? आजादी के बहुत सारे मायने होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आजादी किसे कहते हैं कि मैं मेरी शर्तों पे जी सकूं। अब मेरी वो शर्त क्या है मुझे ये जानना होगा। हमें हमेशा से पूरी आजादी मिली है। आई हैव बीन ब्रॉट अप इन सच अ हाउस, हम 3 बहनें ही हैं, सिस्टर्स हैं, एंड मैं ये बता सकती हूँ कि मैं तो सबसे छोटी हूँ, जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है वो 50 प्लस है, एंड माय पेरेंट्स आर 75-80 प्लस। तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा लंबा गैप है, हम तीनों सिस्टर्स में भी बहुत अच्छा गैप है। अगर मैं उस टाइम पे भी देखूंगी तो पेरेंट्स बहुत प्रोग्रेसिव थे, उन्होंने हमें कभी किसी चीज पे टोका नहीं है। मुझे आज तक नहीं लगता कि कभी उन्होंने हमें ये बताया कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है। बट शायद घर के माहौल से हमें पता था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडिपेंडेंस, गाड़ी चलाना बहुत पहले सीख लिया था, सबके पास पर्सनल गाड़ियां थी, खुद अपने कन्वेंस से आ रहे हैं जा रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स हमें कोई लेने छोड़ने वाला कोई नहीं होता था। सिस्टर्स भी बाहर रही तो जाना आना, खुद से ट्रैवल करना सीखा, सब काम सीखा। आपको ये समझना होगा कि आई थिंक फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आपको दूसरे जेंडर को नीचे दिखाना है। फ्रीडम अपने लिए होती है, अपने सोच के लिए होती है। आप क्या पहनते हो इस पे आप फोकस मत करो, आप किसके साथ उठते बैठते हो ये फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए आपकी ग्रूमिंग क्या हो रही है, आप समाज में वापस क्या दे पा रहे हो, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर पा रहे हो अपनी यंगर जनरेशन के लिए। दैट इज मच मोर फ्रीडम फॉर मी, कि आपको समझ आना चाहिए गलत और सही क्या है। ये जो होता है कि हम एक्सट्रीम्स में कुछ चीज करने लग जाते हैं कि हमें जस्ट बिकॉज ये बताना है कि हम सुपीरियर हैं तो महिलाएं कुछ भी करती हैं, वो मुझे नहीं लगता कि इट इज लाइक वर्थ डूइंग दैट। बट एक्सट्रीम्स कुछ ना करें, आपको अपना बैलेंस पता होना चाहिए कि हम कैसे चीजों को लेके जा सकते हैं अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर या एनवायरनमेंट के थ्रू। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छी बात बताई आपने कि आप 3 बहनें ही हैं और आपके मदर फादर ने एज ए लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करते हुए आपको वो फ्रीडम दी और उसको आपने कायदा निभाया। मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि सोनाक्षी वशिष्ठ आज भी मदर फादर को संभालती है कि नहीं? मैं ये बोलना चाहूंगी कि मदर फादर मुझे संभाल रहे हैं। मैं उन्हीं के पास रहती हूँ और ऑफ कोर्स आई हैव बीन लकी टू बी विद माय पेरेंट्स ओनली। पर संभालने वाली बात में विवेक जी, मैं तो आज भी घर का वो 75 हो गया ना, मैंने सुना आपसे। हाँ 80 के फादर भी हो गए, बट आज भी शायद मेरे टेंट्रम्स वो झेल रहे होते हैं। मैं सिर्फ उनके साथ में हूँ। सुबह आज भी होता है कि काफी बार ऐसा होता है कि मैं अगर लेट हो गई हूँ और ब्रेकफास्ट टेबल पे नहीं आया है तो मैं ही थोड़ा इरिटेट हो रही होती हूँ। आई थिंक वो मुझे कंसोल कर रहे होते हैं कि हाँ हाँ टाइम से हो जाएगा। दैट मीन्स आई एम वेरी लकी। और आई थिंक घर की सबसे छोटी हूँ तो मुझे लगता है कि वो शायद जिंदगी भर चलेगा। बट आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, वो भी इस समय पे जहाँ पे बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चाहे कितना भी सपोर्ट स्टाफ हो, बट पेरेंट्स के साथ रहना मैं मानती हूँ कि ये सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं ना,
माइलस्टोन होता है कि आपके लिए इससे ज्यादा आप कुछ लाइफ में नहीं पा सकते हो, दैट टिल द टाइम यू कैन बी विद योर पेरेंट्स, दैट्स द बेस्ट पार्ट। बिल्कुल। थोड़ा सा पर्सनल चला गया था, वापस आते हैं सिंदूर पे। हमने सिंदूर के बारे में बात की, लेकिन थोड़ा सा सोनाक्षी जी बताइए कि खेला कैसे जाता है, क्योंकि मैंने भी सुना ही है और थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो वो भी बंगाल। तो कैसे होता है ये, जैसे आप इवेंट जो भी ये कार्यक्रम करते हैं, 7वां एडिशन कर रहे हैं, तो कैसे शुरुआत होती है, कितनी देर चलता है और महिलाओं को खुशी कैसे होती है इसमें? इसमें महिलाएं आती हैं, हमारी जो माता की प्रतिमा होती है वो हमारे कलकत्ता से ही जो मिट्टी आती है उन्हीं की बनती है। अच्छा। क्योंकि वैसे तो विसर्जन किया जाता है, हमारे वाले कल्चर में विसर्जन का नहीं मानते हैं, इसलिए हम जरूर हमारे जो बंगाली समाज है उन्हीं से ही बात कर लेते हैं कि हम कैसे इसको आगे फर्दर करेंगे। वो पहले पूजा की जाती है, जैसे पूरी तरीके से हमारे बंगाली पंडित भी आती हैं, वो हमें पूरी तरह से विधि विधान से बताती हैं कि आपको पूजा करना है। एक के बाद एक सारी महिलाएं अपनी खुद की पूजा थाल लेकर आती हैं, और हम भी कुछ रखते हैं जो अगर नहीं ला पा रहे हैं तो उसमें पूरी सामग्री होती है कि पान का पत्ता होगा, सिंदूर होगा, मिठाई होगी, तो हम पूरी तरह से पूजा करते हैं। पूजा के बाद में जो नॉर्मल एक आरती होती है वो होती है, और उसके बाद में हमारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कुछ बंगाली डांस भी होते हैं जो हमारी महिलाएं खुद परफॉर्म कर कर आती हैं। और इसके अलावा जैसे कोई भी एक नुक्कड़ नाटक हम कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ में विमेन एम्पावरमेंट पे करवाते हैं, सो दैट हम कुछ एक मैसेज दे पाए। इसी के साथ हमारा खाना पीना सब चल रहा होता है, थोड़ा सा डांस मस्ती, और फिर हम सिंदूर एक दूसरे को लगाना शुरू करते हैं कि वो फिर सिंदूर लगेगा। जब सब पूजा कर लेते हैं तो हमारा पर्पस होता है कि अब हम नीचे आएंगे और हम एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे। दैट्स हाउ इट इज डन। और महिलाओं ये हमारा शक्ति में आई थिंक हर साल हमारे से बोला जाता है कि तुम उनको भी बुलाया करो जो इनके साथ हैं, और हम भी आना चाहते हैं, पर हम इसको एक्चुअली फीमेल्स के लिए रखना चाहते हैं, बच्चे और महिलाएं, क्योंकि हम चाहते हैं वो उस दिन अपने लिए अपने हिसाब से पूरा एंजॉय करें, पूरा मजा लें उस कार्यक्रम का। क्योंकि पुरुष आते हैं तो उनको भी सोचना पड़ता है, अरे इनको कभी खाना खिला दो, इनका देख लो, तो हमें लगता है वो शाम सिर्फ हमारी महिलाओं के लिए होनी चाहिए और किसी के लिए नहीं। मीडिया वाले ऑलवेज इनवाइटेड, इसके अलावा हम महिलाओं को हम थोड़ी तवज्जो ज्यादा देते हैं उस दिन। तो उस दिन हम हमारे लिए एक कोई स्पेस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा आपके लिए। जी बिल्कुल, मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम बहुत कम हो रहे हैं, और जिस तरह से अगर इस तरह के कल्चर से नहीं जुड़े रहे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो इससे दूर होती चली जाएगी। सिंदूर की महत्व जो है वो जानना जरूरी है, क्योंकि मैं इस चीज को बोलने में कहीं संकोच नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद कई लोग गूगल पे सर्च कर रहे थे सिंदूर होता क्या है। ऐसे भी यूथ हैं इस दुनिया में, हमारे देश में। हाँ, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से जो आजकल की महिलाएं हैं उनका सबका मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि ड्रेसिंग सेंस चेंज हो चुका है, और क्योंकि अब वो काम भी करती है, इसमें मैं उनकी गलती नहीं मानती हूँ। ऑफिस में जाना होता है, कॉर्पोरेट्स में जाना होता है, वहां फॉर्मल्स पहनने होते हैं, तो बहुत सारी चीजें मेरे हिसाब से मैच नहीं करती हैं। इसलिए मतलब मैं इसको ये डिनायल वो नहीं मानती हूँ कि उन महिलाओं की भी शायद वो एक प्रॉब्लम होगी, एक मजबूरी होगी कि उनको लगता होगा कि उस कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में नहीं लगता है। ये इसके साथ में ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब हमारी सिंदूर खेला में महिलाएं, जब हमें 1-1.5 महीना पहले उन्हें बताते हैं कि वैसे खैर हमारा फिक्स होता है 9वीं पे, तो हम जब बताते हैं तो उन महिलाओं के साथ साथ उनका घर पूरा इन्वॉल्व होता है कि इनका 1 महीने बाद कोई फंक्शन है, क्योंकि रोज उस बारे में बात हो रही होती है, चाहे ग्रुप पे होती है, जब कभी वॉइस कॉल होंगे, वीडियो कॉल होंगे या व्हाट्सएप में जा रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि पूरी फैमिली को पता होता है, बच्चों से लेकर उनके सास ससुर माता पिता सबको, कि इनका कोई फंक्शन हो रहा है और जिसमें ये सब इन्वॉल्व है, जिसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि हम जो चाहते हैं कि वो कल्चर ना हर जगह तक पहुंचे, इंस्पाइट ऑफ दिस कि वो क्या कास्ट है या किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर्स, कि उनको लगे कि ये कुछ ऐसा है विच इज ऑफ यूनिटी या फेमिनिटी को जिस तरह से प्रूव कर रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनके सबके घर वाले भी इन्वॉल्व होते हैं कि अच्छा तुम ये नहीं, ऐसे नहीं, वहां से मंगवा लो और तुम ऐसा कर लो। मतलब ये सजेशंस मैं सुनती रहती हूँ कि कहीं ना कहीं ग्रुप में चलते रहते हैं, तो मुझे लगता है अच्छा द होल फैमिली इज इन्वॉल्व, सो आवर पर्पस इज नाउ क्लियर कि हाँ ठीक है, वो वहां तक पहुंच चुका है जहां तक हमें पहुंचाना था। वैसे असली सनातन यही है जिसमें बिना जाति के बंधन के इकट्ठे हों, और जो परंपरा है, जो भी हमारे जो सांस्कृतिक खेल हैं उनको खेला जाए। दूसरा,
आपके इस जो आप ये आयोजन कराती हैं सिंदूर खेला, इसमें खास तौर से आपने ही जिक्र किया कि बंगाल से विशेष साड़ी मंगाई जाती है, वो कलर भी फिक्स है, ये नहीं है कि आप जो चाहे पहन के आ गए। और हाँ जी, ऐसा तो नहीं होता है ना? नहीं हमारे यहाँ मतलब साड़ी तो कंपलसरी है, कंपलसरी इन द सेंस हम चाहते हैं कि कलर सब पहने न पहने साड़ी पहने। हाँ बट सब मैं आपको वैसे बताती हूँ विवेक जी, सब नहीं खरीदते हैं। मतलब हर साल मतलब मैं महिलाओं का ये जो इतना एंथुजियाज्म देखती हूँ मुझे खुश होता है। अच्छा होना चाहिए, साल में एक ही तो चीज है ना जिसके लिए वेट करते हैं, तो वो सब उस दिन लेकर आते हैं। बल्कि हमारे पास तो कॉल भी आता है कि इसका और सामान हम कहाँ से ले सकते हैं, तो हमने कुछ वेंडर्स बड़े फिक्स कर रखे कि आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। तो आपको साड़ी सफेद और लाल पहनते हैं, वो सब पहनकर आती है। महिलाएं बहुत समझदार है, उनको लगता है हमारी फोटो इसमें ज्यादा अच्छी आएगी, तो वो उस हिसाब से ही पहनकर आती है। और भी आप जो पहनना चाहे पहने, पर वो क्या होता है वहां पे जब आते हैं तो आपको खुद को लगता है कि मैं ऑड वन आउट नहीं होनी चाहिए हूँ जी, मुझे अच्छा लगना चाहिए कि मैं इन्हीं में से एक हूँ। तो मैंने देखा है कि 99% सब व्हाइट एंड रेड ही पहनकर आते हैं, चाहे वो किसी एक से बोरो करेंगे, नहीं खरीदेंगे, कुछ भी करेंगे, बट वो पहनकर वही आते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि एक ये सवाल है, क्योंकि नवरात्रि का ही समय चल रहा है। मैं कई साधु संतों से भी मिला, मैंने उनसे पूछा, आपसे पूछ लेता हूँ क्योंकि ये अंदर की मेरी जिज्ञासा है। ये जो गरबे का स्वरूप बदल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? और कई नहीं कहना चाहिए लेकिन दुष्परिणाम तो सामने आ ही रहे हैं। मैं गरबा जैसे आपने जैसे कहा ऑफ लेट मैंने शायद अहमदाबाद में भी देखे बहुत क्लोजली, बड़ौदा सब जगह देखे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से होता है। मुझे शायद कभी भी उनमें ऐसा नहीं लगा था कि ये हमारा पार्ट है, पता नहीं क्यों नहीं लगा, क्योंकि शायद उसके लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें। एंड आई थिंक उसके पीछे जो मेजर मोटिव पहले मुझे नहीं पता, जो पिछले कुछ सालों से वो मोटिव है रेवेन्यू जनरेशन। तो जब आप कमर्शियल कोई चीज करते हैं तो उसका जो पूरा एक रूप है वो पूरा चेंज हो जाता है। जब आप उसको कमर्शियल करेंगे तो आपने वो बेस तो उसका खत्म ही कर दिया कि आप इसको किसी डिवोशन के साथ कर रहे थे, या आप किसी एक मतलब जिसमें आपको लग रहा था कि हम माता को मतलब कुछ ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो तो आपने खत्म कर दिया। क्योंकि जब आप कमर्शियल करते हैं तो आपको अपने जो भी स्पॉन्सर्स हैं उनका सुनना पड़ेगा, जो आपके और लोग हैं जिनको आप टिकट दे रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको क्या वो एक लाइबिलिटी हो जाती है, देन यू हैव टू फुलफिल ऑल दोस थिंग्स एज वेल। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो उसको कमर्शलाइज किया है वहां पे उसका जो पूरा स्वरूप है वो पूरा चेंज हो चुका है, और वो मुझे नहीं लगता इतनी आराम से रुकेगा, क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुका है। जहाँ पे भी गरबाज होते हैं उसका खुद का मार्केट वैल्यू हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा तो नहीं है, डजंट लुक नाइस ऑल्सो ऑन टीवी एंड पेपर्स आप जब देखते हो, बट मेरे हिसाब से आपको शायद इस पे एक बार रीथिंक करना चाहिए कि हम सेलिब्रेशन ऐसे भी ना करें कि उसमें सिर्फ ये देखें कि रेवेन्यू जनरेशन कैसे हो रहा है। लेट्स कीप इट सिंपल नाइस। मैं आपको आज भी ये बोलूंगी कि अगर आप कलकत्ता जाएं कभी इस टाइम पे जाएं नवरात्रे, बल्कि नवरात्रे से लेकर आप दिसंबर तक में भी जाएंगे, छुट्टियां होगी 3 दिन की, वहां तो खैर 15 दिन, पर आप अगर नवरात्रि के बाद में भी जाएंगे विवेक जी, बिकॉज मैं कैलकाटा मतलब गॉड्स ग्रेस शायद मेरा हर साल हो जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं नवरात्रि तो ऑफकोर्स नहीं जा पाती क्योंकि सिंदूर खेला होता है। आप जाएंगे तो आपको वहाँ फील आएगा कि जो उनकी आप बताएंगे ना कि हम जा रहे हैं, तो शायद उसी समय जुड़ जाएंगे कि कमेटीज वहाँ पे बहुत होल हार्टेडली करती हैं। वहाँ अगर पंडाल वगैरह देखेंगे तो आपको क्रिएटिविटी नजर आएगी, वहां वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं दिखेगा डायरेक्ट आपको, क्योंकि वो पंडाल वगैरह में आपको क्रिएटिविटी दिखती है। ऑफ कोर्स जहाँ पे कैलकाटा नोन भी है अपने लिटरेचर आर्ट के लिए, वो आपको वहां दिखता है, एंड लोग उसको होल हार्टेडली एंजॉय भी करते हैं इन देयर ट्रेडिशनल फॉर्म। अगर आप वैसे भी देखेंगे तो ये तो खैर हमने बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है, आपके आसपास अगर जयपुर में कोई बंगालीज रह रहे हैं वो आपको दिखाई देंगे कि वो सब अपने गाँव जा चुके होंगे, अभी सब कैलकाटा जा चुके होंगे, चाहे लेबर क्लास से लेके जो सीईओ लेवल तक के भी लोग हैं, दे ऑल गो देयर, और वो उसी जिसे कहते हैं ना उसी रुतबे से मनाते हैं जैसे सब मना रहे हैं। क्योंकि मेरे यहाँ मैंने देखा है, जहाँ मैं रहती हूँ तिलक नगर में, तो जो मोती डूंगरी में बस्ती है वो बंगालियों की ही है। तो जहाँ हमारा सिंदूर खेला है उसके बगल में बंगालियों का 5 दिन तक चलता है। अच्छा। अगर आप वहां देखेंगे आपको हर तरह के लोग वहां नजर आएंगे, एंड इट इज वेरी सिंपल। बहुत छोटी छोटी सी स्टॉल्स लगी हुई होंगी, खाना खाओ पियो चले जाओ,
हमारी भी एक दो फ्रेंड्स है, वो सुबह शाम रात 3 बार शायद उनकी पूजा होती है, वो लोग जाते हैं। तो वहां पे क्या अभी भी वो कमेटी, उनकी पर्पस है कि उन्होंने आर्ट कल्चर और वो भक्ति डिवोशन के साथ करना है। गरबा का स्वरूप पूरा चेंज हो रेवेन्यू चुका है। जनरेशन नहीं किया। बिल्कुल नहीं, अगर आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे वो पर्पस ही नहीं है। ना उन्होंने कोई टिकट लिया है कि आप माता की अगर पूजा करने आ रहे हो तो टिकट है, आप आइए, आप जा सकते हैं, मैं जा सकती हूँ, कोई भी जा सकता है। यानी आप यहाँ पे गरबा तो शायद बिना टिकट के अंदर नहीं जाने देता है मेरे हिसाब से। आसपास भी नहीं आने देते। हाँ, तो वो थोड़ा सा मुझे इस बार लगा कि मेरे तो खुद के अभी एक कार्ड आया था, तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं जाते हैं, लेकिन उसमें लास्ट में एक पैरा लिखा था महिला साथ होने आवश्यक। अच्छा, ओ अच्छा, ये भी ठीक है, ओके। तो हाँ, वो शायद इन्होंने स्टेबल वो बराबर करने हाँ, के लिए कि तो मैंने कहा नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, नहीं गरबा तो खैर बिल्कुल चेंज हो चुका है। जहाँ तक पहले सिंपल सा होता था, अब उसने स्वरूप ही बदल लिया है पूरा। फिर आते हैं, जब सोनाक्षी वशिष्ठ ने ये तय किया कि शक्ति फाउंडेशन बना के मैं सिंदूर खेला की शुरुआत करूंगी, जब शुरुआत में आपने डे 1 किया था आज से 7 साल पहले, तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? कहानी की क्या बेवकूफी कर अगर वो शायद विवेक जी ऐसी चीजों पे मुझे रोक रहे होते तो आई थिंक मैं इतने सारे काम ही नहीं कर पाती। कहा तो होगा कि राजस्थान का कल्चर शुरू कर लेते हैं सीधा वहां से। आई थिंक पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग रहे डे 1 से। ये तो खैर बहुत अच्छा कार्यक्रम की शुरुआत थी। इसके अलावा भी कभी कोई आइडिया फ्लोट किया है तो बल्कि उन्होंने ही आइडियाज दिए। एंड लेट मी टेल यू, मेरी ही सिस्टर भुआ की बेटी, वो कैलकाटा ही रहती है, तो मैंने उनको ऐसे मैसेज किया कि आप मुझे थोड़ा बेसिक बताएं कैसे होता है, क्योंकि हमें नहीं पता था और गूगल से मैं इतना जानना नहीं चाह रही थी। तो उन्होंने सबसे पहले तो मेरी पूरी एक पैकेट बनवाया जिसमें मेरे लिए साड़ी थी और जो साखा पुला, जो इनका एक कंगन होता है जिसे कहते हैं, वो भिजवाया उन्होंने पूरा मेरे लिए, अलता वगैरह सब भिजवाया। उन्होंने कहा दिस इज फॉर यू, और उसके बाद में उन्होंने मुझे पूरी चीजें बताई। तो मैं उस हिसाब से मानती हूँ कि फैमिली तो बहुत ही सपोर्टिव रही। वो मुझे बंगाली में लिख के भी देती थी कि आज ये दिन होगा, ये दिन होगा, तो तुम ये कर सकती हो। तो पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिंग, क्योंकि इनिशियली हर तरह के चैलेंजेस थे कि हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम शुरुआत करो और फिर देखते हैं, जहाँ पे दिक्कत आएगी तो वी आर ऑलवेज देयर। बिल्कुल सोनाक्षी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। मैं आज इस अंक को यहीं रोकूंगा और इस शर्त पे रोकूंगा कि जिस दिन आपका ये प्रोग्राम होगा मैं उस दिन आऊं वहां पे और उस दिन वहां पे भी बात करूं। ये हमारा सौभाग्य होगा कि आप आएंगे, हमारी नहीं, लेकिन कंफर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपके चैनल पे कंफर्म कर रही हूँ कि आप आए, अपनी पूरी टीम को लेकर आए, महिला पुरुष दोनों को लेकर आए। अच्छा ठीक है, मैं उनको भी लेकर आ सकते हैं। तो आपके यहाँ भी कार्ड में ये तो नहीं लिखा है? नहीं, मैं आपको पर्सनल इनवाइट दे रही हूँ, अदरवाइज हमारे कार्ड में तो फीमेल्स ओनली लिखा होता है। इसलिए मैंने कहा मीडिया वालों के लिए हमारा एक स्पेशल है कि वो आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कि बंगालियों के बिना भी एक कोई संस्था है जो ये काम कर रही है, सेल्फ फंडेड काम कर रही है, कोई रेवेन्यू तो बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, और बहुत मन से कर रहे हैं। कि हमारी 2-3 महिलाएं जो कोर टीम की थी, उनके यहाँ पे कुछ जरूरी काम भी थे, उन्होंने वो सब कहा कि 2 के बाद में होंगे। एक ने अपनी बेटी को कहीं पढ़ने के लिए, उसका कोई कंपटीशन था, तो उसने कहा कि मेरी मदर इनको लेके जाएंगी, मैं तो नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा प्रोग्राम है। तो मुझे लगता है इसी वजह से हम इतने साल भी कंप्लीट कर पाए। जी बिल्कुल, देखिए संस्कृति से जुड़ा आप कार्यक्रम कर रही हैं और जो सिंदूर है उसका लगाव अपने आप में, एक महिला के लिए सिंदूर की क्या वैल्यू है ये थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है और बाकी मैं उस दिन वहां जानूंगा। तो अगले पार्ट का आप सभी इंतजार अवश्य करें। अभी इसके बाद सोनाक्षी वशिष्ठ की कुछ यात्राएं भी पूछी जाएंगी, बचपन की वो खट्टी मट्टी यादें भी पूछी जाएंगी। कभी एक पूछ ही लेता हूँ ताकि जिज्ञासा बनी रहे। छोटी थी लेकिन कभी बदमाशी करी तो पिटाई हुई कि नहीं? ये तो मैं कहना चाहूंगी, आई थिंक मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं 2-3 जो हमेशा यही कहते हैं कि बचपन में मार नहीं पड़ी ना, इसलिए ये हाल है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें तो मैं क्या कहूंगी, वो क्यों किस संदर्भ में कह रहे होंगे। आई हैव बीन लकी कि मुझे कभी कोई मार डांट नहीं पड़ी, और क्यों नहीं पड़ी मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है, बदमाशियां तो खूब की होगी, पर सच में मतलब मेरे को ये बात पे बहुत हंसी आती है कि मुझे मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स यही कहते हैं कि बचपन में अंकल आंटी ने मारा होता तो शायद आज ये हाल नहीं होते। तो मुझे अच्छा ही लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा ही होगा मतलब। जी, तो शुक्रिया सोनाक्षी जी, आपने हमें समय दिया और
आपके कार्यक्रम को भी हमारी शुभकामनाएं। उस दिन मैं अवश्य आऊंगा और वहां से वो रिपोर्ट आप सबको अवश्य दिखाऊंगा, क्योंकि संस्कृति और कल्चर को लेके जो भी काम कर रहा है उसको प्रोत्साहन देना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। और जिस समय इस तरह के जो संस्कृति को मिटाने के प्रयास चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटा प्रयास हम कर सकते हैं, बाकी तो ईश्वर की इच्छा है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।